हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस प्रोटो चैनल। सो एवरीवन, विजन पीटी 365 के मैगजीन में आपका स्वागत है। एवरीवन, इन्वायरमेंट का यह मैगजीन है जो कि पीटी 365 के नाम से आई हुई है और ये पार्ट नंबर फर्स्ट पे हम लोग आज बात करेंगे। और आज का जो पार्ट का एनालिसिस टॉपिक रहेगा वो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से जुड़े हुए तथ्यों की बात करेंगे जो कि पिछले 12 महीने में करंट के रूप में चर्चाओं में रहे हैं। एवरीवन, जो विजन पीटी 365 की मैगजीन है, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर को नहीं कर पाए हैं, स्किप हो चुका है, तो ये मैगज़ीन बहुत ही अच्छे तथ्यों को फिल्टर करके मुद्दों को सामने रख देती है और काफ़ी एक अच्छे इजी वे में यहाँ पे इनका जो लिखावट होता है काफ़ी बेहतर तरीके से समझ में आ जाता है। सो हम लोग मोटा मोटा पूरे के पूरे व्यू को बस लेकर चलेंगे ताकि अगर कंटेंट यहाँ से आते हैं, तथ्य यहाँ से आते हैं तो हम लोग रिकॉल कर सकें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु परिवर्तन को हम लोग इस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वैश्विक स्थिति से। ओके, सो इसमें है ओजोन छिद्र। ओके, ओजोन होल पे शुरुआत करते हैं टॉपिक को। सो 2020-22 के दौरान किए गए एक अध्ययन के अनुसार अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद ओजोन छिद्र बड़ा और पतला हो गया है। देखिए, ओजोन छिद्र जो होता है, जो सूर्य से आपतित किरणें होती हैं पृथ्वी की तरफ, उन किरणों को फिल्टर कर देता है। जो विषैली किरणें होती हैं उन किरणों को फिल्टर करके जो बची हुई किरणें होती हैं जो उतना इफेक्टिव नहीं होती हैं ह्यूमन बॉडीज़ पे, हमारे पृथ्वी के लिए, उन किरणों को पृथ्वी पे आने देता है। ओके, और जब ये पतला हो जाएगा या बहुत ज़्यादा थीन हो जाएगा या इसमें होल बन जाएंगे तो जो किरणें आती हैं वो फिल्टर नहीं हो पाएंगी। आप समझना, जैसे कि यह सूर्य है, सूर्य से किरणें पृथ्वी पर आ रही हैं, यहाँ पर ओजोन परत है, तो यहाँ से जो किरणें होती हैं, जस्ट वेट, जैसे आप, ये सूर्य है, सूर्य से किरणें आ रही हैं। ओके, यहाँ पर ओजोन परत है, तो ओजोन परत क्या होता है कि जो विषैली किरणें होती हैं उनको अवशोषित कर लेती है, उनको पृथ्वी के नज़दीक या पृथ्वी के पास में नहीं आने देती है। ठीक है, अब जब यहाँ पर होगा क्या कि जब ये थीन हो जाएगा, जस्ट वेट, जब यहाँ पर ये थीन हो जाएगा, इस हिसाब से हो जाएगा, तो जो किरणें होती हैं और ज़्यादा आएंगी, जो कि ह्यूमन बॉडीज़ के लिए, हमारे अर्थ के लिए वो किरणें सही नहीं होती हैं। इससे होता क्या है कि जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। ओके, और बहुत सारे आपदा के कारण बन जाते हैं ये किरणें। ओके, तो उसी के बारे में कहा गया है। तो याद रखना कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो है पृथ्वी के, जस्ट वेट, पृथ्वी के सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। तो याद रखना, ये आपसे मे बी लोकेशंस पूछे तो आई होप सबका पता होगा कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जो है पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा आप माइंड रखना। ओके, और ये साउदर्न ओशन से घिरा हुआ है, थोड़ा सा माइंड मैप भी आप दिमाग में लेकर चलेंगे। इसमें स्थित गोमेद नदी सबसे लंबी नदी है, तो ये भी आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर को बनाकर चलना कि जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में अगर पूछ लेता है कि कौन सी नदी सबसे लंबी नदी है, तो गोमेद नदी, याद रखना, गोमेद नदी सबसे लंबी नदी है यहाँ पर, और इसकी जो अवस्थिति है पृथ्वी के सबसे दक्षिणी महाद्वीप है यह, और ये जो है वो सदर्न ओशन से घिरा हुआ है। ओके, सो ओजोन परत का जो क्षरण है, अगर उसको हम बात करें किन किन एक्टिविटीज़ से इसका क्षरण होता है, सो पराबैंगनी किरणें CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन अणु से क्लोरीन परमाणु को अलग कर देती हैं। ओके, क्लोरीन परमाणु ओजोन अणु को विखंडित करते हैं, जिसमें कि ओजोन परत से जो छिद्र है वह बन जाता है। तीसरा क्या है, इस दौरान क्लोरीन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। ओके, तो ये जो कारण है इनको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लो अपने शॉर्ट नोट्स में। ओके, देखिए, जो ओजोन क्षयकारी जो रसायन है, अगर उनके बात करें तो CFC जो कि एरोसोल, रेफ्रिजरेटर और सॉल्वेंट्स, और HCFC जो है एरोसोल, रेफ्रिजरेटर, सॉल्वेंट्स, हेलोन्स जो कि अग्नि शामक तत्व, मिथाइल ब्रोमाइड जो कि कीटनाशक है। तो ये सब जो रसायन तत्व हैं, ये ओजोन परत को पतला करने में, उसमें होल करने में सहायक होते हैं। तो कहीं ना कहीं इन पे भी आने वाले समय में कंट्रोल करना चाहिए। और हालांकि इस पे परियोजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन उसको कैसे रोका जाए उस पर भी आगे बात करेंगे। और ये थोड़ा सा अपने माइंड मैप के तहत याद रखना, इसको याद करके आप चलना कि एग्जाम में अगर आता है तो CFCs, ठीक है, HCFCs, हेलोन्स,
मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये जो तथ्य हैं इनको आपको याद करके रखना है। ओके, कि ऐसे कौन कौन से पृथ्वी के सतह पर अवस्थित रसायन हैं जिनसे कि ओजोन परत में छिद्र होते हैं या ओजोन परत के लिए ये विनाशकारी सिद्ध होते हैं। ओके, बात कर लें ओजोन परत की कहाँ है, तो देखिए ये हमारा प्यारा सा अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर 0 से 10 किमी की बात करें तो क्षोभ मंडल है, और 10 से 50 किमी के मध्य में समताप मंडल की मोटाई होती है। और इसी समताप मंडल में जो ओजोन है, ओजोन का एक पतली सी लेयर बनी रहती है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। ओके, ओजोन परत और ओजोन क्षेत्र के बारे में अगर बात करें तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में गैस की एक पतली शील्ड जो कि कवच के तरह होती है, और यह जो कवच होता है सूर्य से आने वाली जो आपतित किरणें होती हैं, यूवी जो किरणें होती हैं, उनको फिल्टर करती है, उन विषैले किरणों को रोकती है पृथ्वी पर आने से। यह सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी की रक्षा करती हैं। पृथ्वी की लगभग 90% ओजोन समताप मंडल में मौजूद है। तो ये जो तथ्य है थोड़ा सा आप इसको माइंड रखना। अगर आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स में नोट डाउन भी कर लेना। ओके, और जो समताप मंडल है, समताप मंडल की जो मोटाई है वो 10 से 50 किमी की होती है एटमॉस्फेयर में, और इसी में ओजोन परत भी रहता है। ओके, ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र का आशय अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई के कम होने से है। ठीक है, ओजोन छिद्र का मतलब होता है, देखिए जस्ट वेट, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे मान के चलिए कि ये हमारा पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर ये समताप मंडल है। समताप मंडल में जो ये जो ओजोन का जो ये लेयर है, इसका छिद्र होने का मतलब कि ये ना, इसकी जो मोटाई है वह थीन हो चुकी है। ठीक है, वह थीन हो चुकी है, जिससे कि अब यहाँ पर जैसे मान के चलिए कि जस्ट वेट, यहाँ पर जैसे किरणें आ रही हैं तो यहाँ पर फिल्टर होकर किरणें आ रही हैं। अब यहाँ पर जब किरणें सूर्य की आ रही हैं तो वो भरपूर मात्रा में पृथ्वी पर आ जा रही हैं, जो कि ये विनाशकारी किरणें हैं। ओके, इससे तरह तरह के रोग भी होते हैं, साथ ही साथ हमारे एटमॉस्फेयर के लिए काफ़ी हानिकारक किरणें होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं पृथ्वी पर, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा पिघलते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओजोन छिद्र का आशय अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई के कम होने से है। दरअसल वैज्ञानिक ओजोन छिद्र शब्द का उपयोग उस क्षेत्र के लिए करते हैं जहां अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन सांद्रता 220 डाबसन यूनिट्स की ऐतिहासिक सीमा से काफ़ी कम हो जाती है। ओके, गौरतलब है कि पृथ्वी पर ओजोन परत की मोटाई लगभग 300 डाबसन यूनिट है। तो ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखना, हालांकि इतना डीप वो नहीं जाएंगे, लेकिन अगर पूछ लेना कि कैसे पता चले कि यहाँ पे मोटाई पतली है, मोटाई यहाँ पर अच्छी है, या वहाँ पे ओजोन परत इम्पैक्ट नहीं पहुँचा है, तो आप ये बताना कि इसका जो एक नॉर्मल जो हेल्दी ओजोन परत का मोटाई है वह 300 डाबसन यूनिट्स है। ठीक है, और सांद्रता जो है वो 220 डाबसन यूनिट, ठीक है, कि ऐतिहासिक सीमा से अगर कम हो तो माना जाता है कि वहाँ पर ओजोन परत जो है वो इम्पैक्ट पहुँचा है उसको। ठीक है, ओजोन क्षयकारी पदार्थ की अगर बात करें, ओडीएस, ठीक है, ओजोन जो डिप्लेटिंग सबस्टेंस है, ओडीएस जो है मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न गैसों जो कि समताप मंडल पहुंचती हैं और बार बार ओजोन अणुओं को विखंडित कर देती हैं। ठीक है, और जो ओडीएस है समताप मंडल में पहुंचने के बाद उत्प्रेरक अभिक्रियाओं जैसे कि लूप के रूप में रासायनिक प्रतिक्रियाओं का क्रम है जो कि गुजरते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप समतापी ओजोन जो है वह नष्ट होने लगती है। तो एवरीवन, हमने बहुत ज़्यादा बात कर लिया ओजोन परत पे कहाँ पर स्थित है, क्या इसकी एक नॉर्मल मोटाई होती है, हेल्दी मोटाई इसकी कितनी होती है, कैसे इसको इम्पैक्ट पहुंचता है, जो मुख्य जो रासायनिक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं इनको जो कि इम्पैक्ट पहुंचाते हैं। ओके, क्लियर? तो थोड़ा से भी आप याद रखना। ओके, चलिए, क्लियर? स्थिति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि यूएनईपी है के अनुसार 4 दशकों के भीतर ओजोन परत की रिकवरी हो सकती है। इन्होंने ऐसी संभावना व्यक्त की है। बात यहाँ पर यूएनईपी की आई है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। यूएनईपी को हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ओके, यह जो होता है वह जलवायु परिवर्तन, समुद्री और जस्ट वेट
यह जो है जलवायु परिवर्तन, समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन और हरित आर्थिक विकास सहित कई मुद्दों पर नेतृत्व प्रदान करता है। तो थोड़ा सा ये भी आप याद रख लेना कि जो यूएनईपी है, यूएनईपी दरअसल काम क्या करता है। और यूएनईपी एक बहुत अच्छा, बहुत मुख्य एक रिपोर्ट पब्लिश करती है। उस रिपोर्ट का नाम है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट का नाम है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नैरोबी केन्या में है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र के निर्माण के संभावित अगर हम कारकों की बात करें तो अंटार्कटिका ध्रुव भंवर, पोलर वर्टेक्स, ओके, एक प्रकार का यह वायु राशि है। अगर एग्जाम में आ जाता है कि पोलर वर्टेक्स या ध्रुवी भंवर क्या है, तो एक प्रकार का यह वायु राशि है। ओके, सो ध्रुवी भंवर समतापी मंडल वायु राशि है। वास्तव में यह पृथ्वी के दोनों ध्रुवों के आसपास निम्न दाब और ठंडी हवा का एक विशाल क्षेत्र है। ओके, तो थोड़ा सा मोटा मोटा इसको आप याद रखना कि एक प्रकार का यह वायु राशि है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बस आप याद रखना। ध्रुवीय भ्रमण दक्षिणी ध्रुवों पर अधिक प्रबल होता है। एग्जाम में अगर यह आ जाता है कि जो पोलर वर्टेक्स है, जो एक प्रकार की वायु राशि है, इसका जो संभावना सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वह कहाँ पर है, तो यह दक्षिणी ध्रुव, याद रखना, यह दक्षिणी ध्रुव पर ज़्यादा प्रभावी होता है। ठीक है, यह ध्रुवीय समताप मंडलीय बादलों का निर्माण भी करता है। रंग बिरंगे दिखने के कारण इन बादलों को नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल्स भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा ये जो तथ्य हैं इसको प्लीज़ आप इम्पॉर्टेंट के रूप में याद रखना कि रंग बिरंगे दिखने के कारण इन बादलों को नेक्रियस क्लाउड या मदर ऑफ पर्ल भी कहा जाता है। ठीक है, इन बादलों का निर्माण 78 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर होता है। सॉरी, माइनस 78 डिग्री, ओके, -78 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर होता है। ये बादल दीर्घ तरंगी विकिरण को वायुमंडल से बाहर जाने से रोकते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये ओजोन परत दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। यह ओजोन परत को दो तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। ये एक ऐसी तरह का निर्माण करते हैं जो क्लोरीन के सामान्य रूप को अधिक अभिक्रियाशील बनाने में मदद करती है, और यह परिवर्तित रूप ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। यह उन नाइट्रोजन यौगिकों को हटा देते हैं जो क्लोरीन के विनाशकारी प्रभाव को कम कर सकते हैं। तो ये जो तथ्य है इसको प्लीज़ आप याद रखना। ठीक है, कि ये जो तथ्य है किस प्रकार से ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं, किस तरह से ओजोन परत पे जो रिएक्शंस होता है उसको उत्प्रेरक वहाँ पे काम करते हैं, थोड़ा सा भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सौर चक्र के परिवर्तन भी ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। तो ये जो कारण है एग्जाम में आपसे ऑप्शंस के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि जो सौर चक्र है, सौर चक्र का जो परिवर्तन है ओजोन परत को ये भी प्रभावित करता है। और जलवायु परिवर्तन, वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रचुरता की वृद्धि के कारण भी ओजोन में छिद्र होता है, और ओजोन के लिए यह घातक सिद्ध होता है। ओके, तो ये भी थोड़ा सा आपको माइंड रखना है, शॉर्ट नोट्स में इसको मेंशन कर लेना है। ठीक है, आगे चलते हैं। संबंधित सुर्खियाँ। ज्वालामुखी उद्गार का ओजोन परत पर प्रभाव। तो ज्वालामुखी जो होता है, ज्वालामुखी से जो गैस निकलते हैं ना, वो भी ओजोन परत के लिए काफ़ी विनाशकारी होते हैं। साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट के लिए वो जो निकलने वाली गैसें होती हैं वह काफ़ी विनाशकारी भी होती हैं। ठीक है, सो एक हालिया अध्ययन के अनुसार हंगा टोंगा हंगा हा जो अपाई है ज्वालामुखी, ठीक है, यह वायुमंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया है, ऐसा देखा गया है। अब अगर आपसे पूछ ले कि हंगा टोंगा जो हंगा हा है, ये जो ज्वालामुखी कहाँ पर है, कहाँ पर आया था, तो थोड़ा सा इसको भी आप माइंड रखना। ठीक है, सो यह जो है ना, यह टोंगा द्वीप समूह में अवस्थित दक्षिणी प्रशांत महासागर के पास है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना कि जो दक्षिणी प्रशांत महासागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप समूह में यह ज्वालामुखी आया था। तो इसका जियोग्राफिकल थोड़ा सा पैरामीटर भी आपको पता होना चाहिए। ओके, क्लियर। सो ज्वालामुखी उद्गार से सबसे बड़े पैमाने पर उत्सर्जित जलवाष्प व धुएं का जो गुब्बारा समताप मंडल में पहुंच जाता है। क्लियर। ज्वालामुखी उद्गार के कारण बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, याद रखना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस समताप मंडल में पहुंच जाता है, और यह गैस समताप मंडल में क्लोरीन के रासायनिक रूपांतरण
में मदद करती है और इसे अधिक अभिक्रियाशील रूप प्रदान करती है। ज्वालामुखी उद्गार से ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का भी उत्सर्जन होता है, इससे भी ओजोन को नुकसान पहुंचाने की इसमें क्षमता है। ज्वालामुखी उद्गार से उत्सर्जित कण ओजोन क्षयकारी पदार्थों की रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए सतह यह प्रदान करता है। तो जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी उद्गार जो है, ज्वालामुखी से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो जलवाष्प है, किस हिसाब से, किस पैमाने पर वो ओजोन परत को विनाश पहुंचा सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं, हमने यहाँ पर देख लिया। छोटे छोटे पॉइंट हैं, ठीक है, इसको प्लीज़ आप मेंशन कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट है टॉपिक इसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये मैं ऑलरेडी करंट अफेयर के तौर पे करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर है और ये करंट अफेयर की हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, सो पर्यावरण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया। सो हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत ने टारगेट को अचीव कर लिया है। ओके, बात यहाँ पर आई है यूएनडीपी की, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। सो इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? सो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, क्या काम करता है? सो गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे का विकास, प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। आप अगर यूएनडीपी के मोटिव को, उद्देश्य को नहीं बता पाते हैं, तो आप ये बोल देना कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, जो सतत विकास है ना, सतत विकास का जो पॉइंट है, जो की पॉइंट है, वो बिल्कुल यूएनडीपी से सिमिलर है। तो अगर आप मे बी मिस करते हैं बताने से, तो अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की उद्देश्य है ना, वो हल्का फुल्का यूएनडीपी से मिल जाते हैं, तो आप बता देंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, आज के समय में यहाँ पर 177 मेंबर हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट महत्वपूर्ण है यूएनडीपी का, जो कि जारी करता है यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट। ओके, चलिए, सो भारत की उपलब्धि के बारे में अगर बात करें, तो रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 35% जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। 35%, याद रखना, 35%। ठीक है, भारत ने 2020 की बेस लाइन की तुलना में 44% की कमी हासिल की है। बात करें HCFC 14(1)B, HCFC 14(1)B, तो यह क्या है? तो यह ठोस पॉलीयूरिथेन फोम के उत्पाद में ब्लोइंग एजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखना, महत्वपूर्ण के रूप में। ठीक है, भारत नए उपकरणों के निर्माण में HCFC के उपयोग को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शेड्यूल 2030 से पहले दिसंबर 2024 तक पूरी तरह से समाप्त कर देगा। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? सो इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशंस के तहत लागू किया गया था। इस कन्वेंशन पर 1985 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह एक वैश्विक पर्यावरण संधि है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसको आप प्लीज़ आप याद रखना कि यह एक जो वैश्विक पर्यावरण संधि है, इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ को उत्पादन और उपयोग को समाप्त करना। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, इसका ओजोन जो क्षयकारी पदार्थ है ना, ऐसे पदार्थ जिनसे कि ओजोन को नुकसान पहुंच सकता है, उनके उत्पादन और उपयोग को रोकना। ओके, अब सीधे तौर पर तुरंत रोक तो लगा नहीं जा सकता, उसको चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे कम किया जाता है। तो याद रखना कि जो ओडीएस है, ओडीएस ओजोन क्षयकारी पदार्थ, उसके उत्पादन और उपयोग को समाप्त करने की बात करता है। ओके, तो यही है मेन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इस संधि पर हस्ताक्षर करने के उपबंध में प्रतिवर्ष 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट के तौर पर आप याद रखना कि 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। फ्लोरोकार्बन्स है कि उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए 2016 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन को अपनाया गया था। किगाली संशोधन को 2019 में लागू किया गया है। तो ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। चलिए, किगाली समझौता 2047 तक HFC की खपत में 80% की कमी संबंधी लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 4 चरणीय मार्ग के साथ राष्ट्रों को 3 समूहों में विभाजित करता है। ओके, तो थोड़ा से भी आप याद रखना, ठीक है। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हमने देख लिया कि जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ होते हैं उसके उत्पादन को एक चरणबद्ध तरीके से रोकने का यह काम करता है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना। भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अगर बात करें तो जस्ट वेट, भारत और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो भारत क्रमशः 1991, 1992 में वियना अभिसमय और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हालांकि यूपीएससी में तो नहीं आएगा बिल्कुल एकदम कि लाइन टू लाइन, इतना ऐसा कुछ नहीं है, एप्लीकेशंस बेस वहाँ पे पूछा जाता है। स्टेट के लिए आप इसको आप याद रखना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है टॉपिक, जस्ट वेट, यहाँ पर जो किगाली संशोधन है, जस्ट वेट छूट रहा था, किगाली संशोधन यहाँ पर है। किगाली संशोधन जो है HFC है, HFC के उत्पादन और खपत में कटौती करने की बात करता है, ठीक है। जो किगाली संशोधन है, किगाली संशोधन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन खपत पर कटौती करने की बात करता है। 2047 तक 80% कमी करने की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर, स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर। सो क्या है? सो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI ने स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2023 2 डिग्री इज टू हाई, जस्ट वेस्ट, 2 डिग्री इज टू हाई शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की है, ये भी आप याद रखना। ओके, सो क्या है? सो इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI क्या है? सो यह विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क है जो कि पृथ्वी के क्रायोस्फीयर, जो कि हिमांक मंडल, याद रखना क्रायोस्फीयर को हम हिमांक मंडल कहते हैं, को संरक्षित करने के लिए सरकार एवं संगठनों के साथ मिलकर काम कर रहा है, ठीक है, जस्ट वेट। सो जो ICCI है, ICCI के विभिन्न कार्यक्रमों में क्रायोस्फीयर की जलवायु दशाओं पर नज़र रखी जाती है, साथ ही इसमें क्रायोस्फीयर वार्मिंग के वैश्विक प्रभावों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है। रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु हैं, यदि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हुई तब भी लगभग सभी उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर, अधिकतम मध्य अक्षांशीय ग्लेशियर और ध्रुवीय क्षेत्र लुप्त हो जाएंगे। यहाँ पर कहा गया है कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होती है तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे पृथ्वी पर क्या क्या इम्पैक्ट पहुँचेगा। यदि वैश्विक औसत तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होती है तो हिमालयी क्षेत्र में मौजूदा बर्फ़ का 50% जो हिस्सा है वह पिघलने लगेगा। तो थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लेना, या अगर आपके पास बुकलेट है तो उसको आप अंडरलाइन भी कर लो, ठीक है। क्रायोस्फीयर की बात कर लेते हैं। सो पृथ्वी पर जमे हुए जल, जो कि बर्फ व हिम के रूप में हम इसको जानते हैं, कि सभी क्षेत्रों को क्रायोस्फीयर कहते हैं। ओके, सो वैश्विक जलवायु में क्रायोस्फीयर की अगर भूमिका की बात करें तो उच्च एल्बिडो के कारण क्रायोस्फीयर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। एल्बिडो प्रकाश का वह भाग है जिसे पृथ्वी की सतह परावर्तित करती है। कार्बन भंडारण, फार्माफ्रास्ट ने मृदा के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में कार्बन संचित कर लिया है। सो जल की अगर यहाँ पे उपलब्धता की बात करें तो क्रायोस्फीयर में ग्लेशियरों, बर्फ की चादर आदि के रूप में विश्व का 80% ताज़ा जल मौजूद है। ओके, सो चरम मौसम की जो घटनाएं और समुद्र का जो जल स्तर है, बर्फ पिघलने से चरम मौसम की घटनाएं में वृद्धि होगी। क्रायोस्फीयर की सुरक्षा के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों की अगर बात करें तो हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSHE शुरू किया गया है। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में ये आपको पता होना चाहिए कि नेशनल मिशंस फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम, क्लियर। सो 2010 में शुरू किया गया, जो कि 2014 में औपचारिक रूप से इसको अपनाया गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना कि जो NMSHE है, यानी नेशनल मिशंस फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम है, ये 2010 में भारत में शुरू होता है, जिसको कि औपचारिक रूप से 2014 में अपनाया जाता है। यह जलवायु परिवर्तन के बेहतर प्रबंधन द्वारा
देश के सतत विकास में योगदान देता है। तो अगर इसका उद्देश्य पूछ लेता है तो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की स्थिति का लगातार पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय क्षमता विकसित करना। ओके, तो इसके उद्देश्य को आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। साथ ही साथ ये पूछ सकता है, तो अब जो शुरू किया गया 2010 में और इसको औपचारिक रूप से 2014 में अपनाया गया है। ओके, क्लियर। और वांडिया इंस्टीट्यूट में सेंटर फॉर हिमालय ग्लेशियोलॉजी की स्थापना की गई। तो ये भी तथ्य इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखना कि जो वांडिया इंस्टीट्यूट है, वांडिया इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंटर फॉर हिमालय ग्लेशियोलॉजी की स्थापना की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पश्चिम अंटार्कटिका में, जस्ट वेट, पश्चिम अंटार्कटिका में हिम का पिघलना। ओके, सो विभिन्न अध्ययनों और कंप्यूटर सिमुलेशंस के माध्यम से पता चला है कि पश्चिम अंटार्कटिका में हिम का तेजी से पिघलना लगातार जारी है। ओके, यदि पश्चिम अंटार्कटिका की आइस शीट्स पूरी तरह से नष्ट हो जाए तो समुद्र का जो जल स्तर है वो 5 मीटर बढ़ सकता है। ओके, तो थोड़ा सा आप याद रखना, एमंडसन सागर में महासागरीय गतिविधियों की वजह से तैरती हुई आइस शेल्फ का पिघलना समुद्र जल स्तर में वृद्धि के योगदान देने की जो मुख्य प्रक्रिया है। जो एमंडसन सागर है वो पश्चिम अंटार्कटिका की तट पर स्थित है। अगर आपसे ये पूछ लेता है कि जो एमंडसन सागर है वो कहाँ पर है, तो पश्चिम अंटार्कटिका में मैरी बर्डलैंड के पास दक्षिण महासागर के एक शाखा है। तो ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। ठीक है, कि जो एमंडसन सागर है, एमंडसन सागर है वो पश्चिम अंटार्कटिका में मैरी बर्डलैंड के पास दक्षिण महासागर की एक शाखा है। ओके, अंटार्कटिका की सुरक्षा के लिए किए गए वैश्विक प्रयास। सो वर्ष 1959 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके उद्देश्य अंटार्कटिका को विसैनीकृत करना, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना आदि था। भारत इस संधि का पक्षकार है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। अंटार्कटिका समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय 1982 को अपनाया गया। भारत ने भी इसका अनुसमर्थन किया है। अंटार्कटिका संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1991 में लागू किया गया। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है। ओके, भारत की बात करते हैं इसके एवज में कि क्या भारत द्वारा क्या यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। सो भारत अंटार्कटिक कार्यक्रम 1981 में शुरू हुआ था। इसके अंतर्गत अंटार्कटिका में अनुसंधान के लिए दक्षिण गंगोत्री 1983, मैत्री 1988 और भारती 2012 नामक 3 बेस स्टेशन स्थापित किए गए थे। ठीक है, इसमें मैत्री और भारती अब भी पूरी तरह से कार्यरत हैं। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, जो मैत्री है वह 1988 और भारती है वो 2012। मैत्री 1988 और भारती 2012 में स्थापित किया गया था यहाँ पर। ठीक है, जो कि प्रयोग, प्रशिक्षण और खोज के लिए काम कर रही है। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना है, भारत के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है। भारतीय अंटार्कटिक कानून 2022, इस कानून का उद्देश्य भारत द्वारा अंटार्कटिक के पर्यावरण और इस पर आश्रित व संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपाय करना। यह कानून अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के संरक्षण पर अभिसमय और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी करने का प्रयास करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्कटिक एप्लीकेशंस। आर्कटिक एप्लीकेशंस। सो विश्व मौसम विभाग संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की एक अध्ययन से यह बात उजागर हुआ है कि आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत की तुलना में कम से कम 2 गुना गर्म हो गया है। तो थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है, और जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो स्थापना है वो 13 मार्च 1950 को हुआ है। इसका जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड है। ठीक है,
क्लियर। चलिए, आर्कटिक एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात करें तो ध्रुवों और उष्णकटिबंधीय के बीच तापमान वृद्धि में अंतर को आर्कटिक या पोलर एप्लीकेशंस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बात आई है उष्णकटिबंध का, तो क्या है, सो विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण के बीच के भाग को उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास स्थित है, जो कि जोन उष्णकटिबंधीय जोन कहलाता है। अगर हम यहाँ पर चित्र से समझें तो देखिए, ये हमारा प्यारा सा पृथ्वी है, ठीक है, क्लियर। और ये जो बीच में है, जो कि पृथ्वी को बिल्कुल बराबर भागों में विभाजित कर रही है, सो यह जो है यह विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तर में अगर हम देखें तो कर्क रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री पे बनती है, और अगर दक्षिण में देखें तो मकर रेखा है, जो कि 23.5 डिग्री में बनती है, ठीक है। सो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो जोन है ना, यह विषुवत रेखा के नाम से हम इसको जानते हैं, विषुवत जोन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सूर्य की किरणें होती हैं वो लगभग साल भर सीधी पड़ती हैं, ओके। और यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जो पर्यावरण है, वो गर्म शुष्क एकदम बिल्कुल होता है। तो ये भी थोड़ा सा आप समझ लेना, मे भी आपको पता होगा, मैं थोड़ा सा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर ये मैं ऑलरेडी पहले से बना दिया था, ओके। चलिए, सो आर्कटिक एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात करें तो ध्रुवों और उष्णकटिबंधीयों के बीच तापमान वृद्धि में अंतर को आर्कटिक या पोलर एप्लीकेशंस के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य अध्ययनों के अनुसार 1979 टू 2021 के दौरान आर्कटिक शेष विश्व की तुलना में लगभग 4 गुना तेजी से गर्म हुआ है। ये भी आपको पता होना चाहिए। आर्कटिक विश्व के अन्य हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म क्यों हो रहा है? सो अंटार्कटिका की तुलना में आर्कटिक में पोलर एप्लीकेशंस अधिक हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आर्कटिक समुद्री हिमावरण से ढका हुआ एक महासागर है, जबकि अंटार्कटिका अधिक बर्फ और हिम की स्थायी मोटी परत से ढका हुआ एक महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका और आर्कटिक में आप डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि आखिर क्या कारण है कि जो आर्कटिक है वह क्यों ज़्यादा गर्म हो गया है। एक महासागर है और एक द्वीप है, और दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, हमने उस पर भी बात हम कर ली है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा प्लीज़ आप माइंड रखना, ओके। चलिए, सो नासा के एक अध्ययन में यह बताया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप गर्मियों में आर्कटिक की समुद्री बर्फ का विस्तार प्रति दशक 12.6% की दर से हो रहा है। आर्कटिक सागर की बर्फ का अगर महत्व की हम बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्रों को ठंडा बनाए रखने, पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन को बरकरार रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुद्री बर्फ भी ऊपर की ठंडी हवा और सतह की नीचे की अपेक्षाकृत गर्म जल के बीच का एक अवरोध बनाकर हवा को ठंडा बनाए रखती है। समुद्री बर्फ में होने वाली जो कमी है जैव विविधता को प्रभावित कर सकती है। साथ ही यह ध्रुवीय भालू और वालरस जैसे स्तनधारियों को भी नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा मोटा मोटा इसकी उपयोगिता याद रखना कि अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पहुंचने वाला है, ठीक है। बर्फ में आने वाली जो कमी है वाणिज्यिक और आर्थिक अवसर उपलब्ध करा देगी, वहाँ पर पर्यटन शुरू हो जाएगा, आना जाना शुरू हो जाएगा, जो कि प्रकृति जो है वह कहीं ना कहीं प्रभावित होगी पर्यटन से, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशंस होगा, लोग वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ का व्यवस्था करेंगे, पर्यटन की व्यवस्था करेंगे, वहाँ पर होटल्स जैसे सुविधाओं को उपलब्ध करना चाहेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, वहाँ पे पोत परिवहन की व्यवस्था करी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये सब जो चीज़ें हैं वो भी प्रकृति को इम्पैक्ट पहुँचाएगी सीधे तौर पर, ठीक है। तो यही बातें यहाँ पर कही गई है कि इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, ठीक है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो 13 मार्च 1950 को स्थापित हुआ था, ठीक है। यह स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ओके। चलिए, संबंधित अवधारणा में बात करें तो एक वर्ड है ब्लू ओशन इवेंट, इंपॉर्टेंट है। सो यह उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें आर्कटिक महासागर का बर्फ युक्त क्षेत्र 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी कम हो जाता है। तो थोड़ा सा इसको आप याद रखना, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लगा था, ठीक है। आप
प्लीज़ अगर आपको लगता है तो इसको आप अंडरलाइन कर लो या तो नोट डाउन कर लो कि ब्लू ओशन इवेंट क्या है, तो प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। क्लियर। इसमें आर्कटिक सतह का रंग सफ़ेद से नीला दिखाई देने लगता है। इसका तात्पर्य यह है कि यह ऐसे परिदृश्य को प्रकट करता है जहां आर्कटिक में समुद्री बर्फ इस सीमा तक पिघल जाता है कि केवल छोटे और बिखरे हुए बर्फ के टुकड़े दिखाई देते हैं, या पूरी तरह से बर्फ मुक्त महासागर की सतह ही शेष बचती है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको प्लीज़ आप माइंड रखना कि ब्लू ओशन इवेंट। चलिए नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अभिसमय और पहले। सो क्या है यह? सो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जो कन्वेंशंस एंड इनिशिएटिव्स है, इसमें क्या टॉपिक है? सो पहला है UNFCCC, UNFCCC। एक्चुअली होता क्या है कि जो UNFCCC है, इसके जो सदस्य देश हैं वह साल में एक बार किसी एक पर्टिकुलर देश में, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर किसी एक सदस्य देश की अध्यक्षता में आपस में एक जगह पर मिलते हैं। उस सम्मेलन को हम COP के नाम से जानते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा सा ये भी आप मोटा मोटा याद रखना, ठीक है। तो अभी के समय में COP 28 ऑर्गेनाइज की गई थी, ठीक है। COP 28 वह जगह कौन सा था? तो वह जगह था संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में आयोजित की गई थी। तो याद रखना है COP 28, ठीक है, जगह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में ऑर्गेनाइज किया गया था। UNFCCC के जो सदस्य देश हैं, सदस्य देश के अध्यक्षता में एक किसी पर्टिकुलर जगह पे सारे सदस्य देश आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, जो भी उनके सामने प्रस्तावित मुद्दे होते हैं अपने प्रस्तावों को उनके सामने रखते भी हैं। तो उनके मिलने को हम COP के नाम से जानते हैं। तो ये भी थोड़ा सा मोटा मोटा याद रखना। सो COP हर वर्ष आयोजित किया जाने वाला एक सम्मेलन है। COP सम्मेलन के दौरान जलवायु संकट से निपटने के तरीके पर चर्चा करता है। COP बैठकों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य पेरिस समझौता 2015 के तहत सदस्य देशों द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान की समीक्षा भी करना यहाँ पर शामिल हो चुका है। इस सम्मेलन में UAE कंसेस नामक समझौते को भी अपनाया गया है। तो मोटा मोटा जो बातें हैं उसको भी आप याद रखना। अजरबैजान और ब्राज़ील क्रमशः COP 29 जो कि 2024 में और COP 30 जो कि 2025 में मेज़बानी करेंगे। देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है कि जो COP 29 है, क्योंकि COP 28 का जो सम्मेलन है वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में ऑर्गेनाइज किया गया। अब आने वाला COP 29 और COP 30 है। तो जो COP 29 है वह अजरबैजान और COP 30 जो कि 2025 में वह ब्राज़ील में की मेज़बानी में आयोजित किए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज़ आप याद रखना, ठीक है। क्लियर। चलिए, और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज जो UNFCCC है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशंस, यह 1992 में ठीक है रियो अर्थ समिट के दौरान इस पे हस्ताक्षर किया गया था। तो ये भी आप याद रखना, इसको रियो कन्वेंशंस के भी नाम से जाना जाता है। तो अगर कहीं एग्जाम में आ गया कि UNFCCC, ठीक है, या वहाँ पे रियो कन्वेंशंस आ गया तो याद रखना UNFCCC को भी हम रियो कन्वेंशन से जानते हैं। इस पे हस्ताक्षर कब किया गया था? तो रियो अर्थ समिट 1992 में। ओके, क्लियर। मुख्य बातें कर लेते हैं, मोटा मोटा क्या काम करता है। तो जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। याद रखना कि जलवायु परिवर्तन के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया का समर्थन करता है, ठीक है। COP UNFCCC के सदस्य साल में एक बार एक सम्मेलन के तहत आपस में मिलते हैं। हमने इस पे बात कर लिया है, सदस्य राष्ट्र के अध्यक्षता में। ओके, COP 28 के प्रमुख जो आउटकम्स हैं, मुख्य पे बातें करते हैं। सो जलवायु वित्त जुटाना, सो हानि और क्षति L&D कोष की शुरुआत की बात यहाँ पे कही गई है। इस कोष के गठन का घोषणा सर्वप्रथम 2022 में शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित
COP27 के दौरान किया गया था। तो अगर आपसे पूछ लेता है कि जो हानि और क्षति कोष की शुरुआत है वह किस COP के अंतर्गत यहाँ पर बात कही गई थी, तो घोषणा किया गया था 2022 में, जब COP27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट थे, इसको प्लीज़ आप याद रखना। इसका उद्देश्य पहले से ही जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों को मुआवजा देना है। ओके, 2013 में वार्सा पोलैंड में आयोजित COP19 के दौरान L&T लिए WIM की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य विकासशील देशों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो हानि और जो है क्षति का समाधान करना था। तो ये जो तथ्य 2 से 3 हैं COP27 से जुड़ा हुआ, और 2013 जो COP19 है, तो ये जो 2-3 तथ्य हैं यहाँ से प्लीज़ आप याद रखना, क्योंकि अभी करंटली COP28 का आयोजन दुबई में किया गया था। इससे जो ट्रेंडिंग जो तथ्य हैं जो डिमांड के लिए वो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, लोगों उनके जीवन और आजीवन पर ध्यान केंद्रित करने पर अगर बात करें तो COP28 जलवायु और स्वास्थ्य पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया है। इसे संयुक्त अरब अमीरात द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन की भागीदारी से जारी किया गया है। इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील सहित 120 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि इस घोषणा पत्र पे भारत अभी हस्ताक्षर नहीं किया है। तो मे भी यहाँ से मैटर आए, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जो COP28 है, यहाँ जलवायु और स्वास्थ्य पर जो संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया गया, यहाँ पर भारत अभी इसका हस्ताक्षर करता देश नहीं है। ओके, COP28 जलवायु राहत, पुनरुद्धार और शांति पर संयुक्त अरब अमीरात घोषणा पत्र जारी किया गया है। तो ये भी थोड़ा सा तथ्य है, प्लीज़ आप याद रखना। चलिए, और जो COP28 है शर्म अल शेख मिस्र में घोषणा किया गया था L&D का, ये भी आप याद रखना। चलिए, COP28 जो है वो जेंडर रिस्पॉन्सिव जस्ट ट्रांजिशंस एंड क्लाइमेट एक्शंस पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया है। ओके, COP प्रेसिडेंसी और युवा हितधारकों के लिए मौजूदा अंतराल को दूर करने के लिए एक युवा जलवायु चैंपियन की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, COP28 में जारी की गई प्रमुख रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो जलवायु वित्त पर रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस द्वारा जारी किया गया है। ओके, अब जो इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस है ना, इसका जो घोषणा था वह COP26 में इसकी गठन की बात कही गई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि IHLEG, ओके, इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस का जो गठन है वो COP27 में किया गया था। सो COP26 और COP26 प्रेसिडेंसी में जो इंडिपेंडेंट हाई लेवल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन क्लाइमेट फाइनेंस है का गठन किया गया था। ठीक है, और इसको जो है UNFCCC पेरिस समझौते के लिए निवेश को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत विकल्प तैयार करने और सिफारिश करने का अधिकार प्राप्त है। तो थोड़ा सा जो तथ्य इम्पॉर्टेंट है, अगर वो चर्चा में बने हैं तो वो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए करंट के तौर पे हो जाते हैं। बात पुरानी है, अगर उस पर फिर से बात कही गई है, उसका फिर से चर्चा किया गया है, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें NI ऑन मीथेन प्रकाशित की गई है COP28 के द्वारा। इंटरनेशनल मीथेन एमिशंस ऑब्जेक्टिव जो है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के तहत काम करती है। इसकी स्थापना 2021 में G20 लीडर समिट के दौरान किया गया था। तो हमारे लिए यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशंस UNFCCC हमने इस पे बात कर लिया है। इस पे थोड़ा सा और यहाँ पे विस्तार में बात कर लेते हैं। इसको हम रियो कन्वेंशंस भी कहते हैं, हमने इस पे अभी बात किया है।
यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। इसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कमी करना है। उत्पत्ति की बात करें तो यह पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1992 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन के दौरान UNFCCC की उत्पत्ति हुई थी। ओके, इसका सचिवालय बार्न जर्मनी में है। सदस्य भारत सहित 197 हैं पक्षकार के रूप में। ठीक है, इसके तहत जो मुख्य जो समझौते हैं उसको एक बार देख लेते हैं। हालांकि मैंने ये करा दिया है करंट अफेयर में भी, आप वहाँ पे जाके देखते हैं। COP 28 के अंतर्गत मैंने पूरा का पूरा डिटेल्ड करा दिया है UNFCCC के बारे में, लेकिन यहाँ पे भी कर रहे हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। सो इसके अंतर्गत जो मुख्य समझौते थे, जैसे कि पेरिस समझौता सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। इसे 2015 में अपनाया गया था। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। क्या है लक्ष्य? सो वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे बनाए रखना, तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने हेतु प्रयास करना। नेक्स्ट है इसमें क्योटो प्रोटोकॉल। सो इसे 1997 में अपनाया गया था। यह 2005 में लागू हुआ था। यह औद्योगिकृत देशों और संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को अपने अपने सहमत लक्ष्यों के अनुसार जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उत्सर्जन को सीमित व कम करने हेतु प्रतिबद्ध करना, और इसके तहत निर्धारित प्रतिबद्धताएं 2020 में समाप्त हो चुकी हैं। तो ये भी थोड़ा सा आप याद रखना। क्लियर? UNFCCC का जो सचिवालय है मूवमेंट्स फॉर द चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ को लॉन्च किया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप एक मोटे तौर पर इसको याद रखना कि सचिवालय ने मूवमेंट्स फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ लॉन्च किया है। तो एग्जाम में मे बी यहाँ से कुछ संभावनाएं बने क्वेश्चंस के। ठीक है, सो UNFCCC द्वारा जो जारी रिपोर्ट्स हैं, सो ग्लोबल स्टॉक टेक पर तकनीकी रिपोर्ट। सो ग्लोबल स्टॉक टेक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सभी पक्षकार देश पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में हर 5 वर्ष में अपनी सामूहिक प्रगति का आकलन करते हैं। सो ग्लोबल स्टॉक टेक जो है GST के तहत पेरिस समझौते के सभी पक्षकारों से 8 कदमों का पालन करने का आह्वान किया गया है। ठीक है, यह 8 कदमें क्या हैं इसको प्लीज़ आप देख लेना। ओके, अगर आपके पास मैगज़ीन अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से देख लो, अगर मैगज़ीन है तो प्लीज़ आप वहाँ से देख लो। क्लियर? थोड़ा समय को बचाया जा सके जिसको पाकर हम थोड़ा सा जल्दी इसको मैगज़ीन को पूरा करना चाहिए। चलिए मोटा हम बात कर ले रहे हैं इस पर कि 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 3 गुना करना। ठीक है, अवेनवेटन कोयला आधारित ऊर्जा संयंत्रों को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की बात कही गई है। नेट जीरो उत्सर्जन करने वाली ऊर्जा प्रणालियों को अपनाने की दिशा में वैश्विक प्रयास में तेजी लाने की बात कही गई है। जीवाश्म ईंधन के बजाय स्वच्छ ईंधन को अपनाने के राह में काम करने की बात कहा गया है। ठीक है, कम उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाना। ओके, और उत्सर्जन में भी तेजी से कमी करना, उत्सर्जन को निरंतर कम करने के लिए पहल करना है। सड़क परिवहन के चलते होने वाले उत्सर्जन में कमी लाने के प्रयासों में तेजी लाना, और जीवाश्म ईंधन की खपत को बढ़ावा देने वाली सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने जैसे 8 कदम हैं। इसको प्लीज़ एक बार आप देख जरूर लेना। सो वान जलवायु बैठक के दौरान ग्लोबल स्टॉक टेक के लिए ड्राफ्ट फ्रेमवर्क जारी किया गया था। ठीक है, COP 28 में शुरू की गई जो प्रमुख पहलें हैं, कुछ की पे बात कर लेते हैं। जैसे वैश्विक ग्रीन क्रेडिट पहल, ठीक है, लॉन्च किया गया भारत के द्वारा। क्लियर? सो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है? सो ग्लोबल जो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव है, यह आपसी संवाद, सहयोग और नवीन पर्यावरणीय कार्यक्रमों और साधनों के आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करेगा। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखना, लॉन्च करता कौन है, थोड़ा सा इसको मोटा लेकर चलना। ठीक है, वैश्विक नवीकरणीय एवं ऊर्जा दक्षता, अगर हम प्लेज की बात करें तो COP 28 के दौरान 118 देशों ने इस संकल्प पर हस्ताक्षर किया। महत्वपूर्ण क्या है कि भारत इसका हस्ताक्षर करता नहीं है। ओके, वैश्विक कूलिंग प्लेज संयुक्त अरब अमीरात द्वारा
की गई पहल है, भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। उद्देश्य प्लीज आप प्लीज देख लेना, ठीक है। G7 क्लाइमेट क्लब जर्मनी और चिली के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इस क्लब में केन्या, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड सहित 36 देश शामिल हैं। भारत इसका सदस्य देश नहीं है। ओके, नेक्स्ट है इसमें COP28 में भारत। क्या है? भारत ने COP28 सम्मेलन में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को उठाया और विकासशील देशों को जल्द से जल्द जलवायु वित्त उपलब्ध कराने जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। COP28 में जो भारत है, भारत की भूमिका की बात करें तो लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशंस लीड IT 2.0 को संयुक्त रूप से शुरू किया गया। जो लीड IT 2.0 है निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करेगा। किस पे? समावेशी और जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशंस पे, निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकी का विकास और हस्ताक्षरण पे, और विकसित देशों में उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पे, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना। और LED जो ID है, प्रथम चरण की शुरुआत 2019 में भारत और स्वीडन के संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में की गई थी। तो यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, जो LED IT है जो पहला चरण 2019 में, किसके पहल में? आज के समय में LED IT 2.0, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका आप रिलेशंस याद रखेंगे, ठीक है। COP28 में भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम संयुक्त रूप से मेजबानी की। ग्रीन क्रेडिट पहल का मुख्य उद्देश्य समुदाय, निजी उद्योग, व्यक्तियों, स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्रवाइयों जैसे कि नवीकरण, जल संरक्षण को प्रोत्साहन प्रदान करना है, ठीक है। भारत के नेतृत्व में ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की शुरुआत की गई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने मिसिसिपी रिवर सिटीज एंड टाउन्स इनिशिएटिव के साथ मेमोरेंडम ऑफ कॉमन पर्पस पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी से जो ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस है, ओके, की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वर्तमान रिवर सिटी अलायंस में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और डेनमार्क सहित अलग अलग देशों के 267 शहर सदस्यता प्राप्त की है। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको याद रखना। और नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा नदी का कायाकल्प, संरक्षण, प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय परिषद द्वारा कार्यान्वित किया गया है। इसे राष्ट्रीय गंगा मिशन परिषद भी कहा जाता है। तो ये भी आप मोटा मोटा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान। इसमें क्या है, UNFCCC सचिवालय ने पेरिस समझौता के तहत जो NDC नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस NDC पर सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 जारी किया है। रिपोर्ट का नाम याद रखना, ठीक है। यह UNFCCC सचिवालय ने पेरिस समझौते के तहत NDC पर सिंथेसिस रिपोर्ट 2023 जारी किया। तो रिपोर्ट नाम याद रखना है, साथ ही साथ किसने रिपोर्ट जारी किया है महत्वपूर्ण है, याद रखना, ठीक है। क्लियर? रिपोर्ट में क्या कहा गया है? विश्व पेरिस समझौते के तहत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहा है। नवीनतम NDC लागू होने के बाद भी 2010 के स्तरों की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में लगभग 8.8 बढ़ोतरी होगी। ओके, तो थोड़ा सा मोटा मोटा मैटर को आप याद रखना। ओके, चलिए NDC के बारे में बात करें तो पेरिस समझौते के तहत प्रत्येक देश को 2020 के बाद भी अपनी जलवायु कार्य योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने का आग्रह किया गया है। ये भी मोटा मोटा आपको याद होना चाहिए। UNFCCC के 26वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP के दौरान सदस्य देशों ने ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत पक्षकार देशों से 2022 के अंत तक अपने NDC के तहत 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों पर पुनर्विचार करने और उन्हें मजबूत करने का अनुरोध किया गया था। ओके, ग्लासगो जो क्लाइमेट पैक्ट 2021 है, ठीक है, कोयले के उपयोग को कम करने की बात करता है। ठीक है, मुख्य इसमें क्या था, कोयले के उपयोग को कम करने की बात किया गया था। और ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट जो है वो COP26 के तहत किया गया था।
ओके। और CFP26 और भारत का जो पंचामृत है, याद रखना भारत ने इसी में अपना पंचामृत जैसे पहल को रखा था, क्रियान्वित करने की बात कही गई थी। तो याद रखना कि अगर आ गया पंचामृत तो ये भी आप याद रखना, पंचामृत का जो उद्घोषणा है वो COP26 के ही तहत की गई थी। तो मोटा मोटा ये भी आपको पता होना चाहिए। और ग्लासगो में आयोजित COP26 शिखर सम्मेलन भारत ने अपनी जलवायु प्रतिबद्धता के रूप में निम्नलिखित 5 जलवायु कार्रवाइयों पंचामृत की घोषणा की थी। तो ये वर्ड बिल्कुल आप कॉपी पेस्ट कर लेना। भारत की जलवायु प्रतिबद्धताएं हैं पंचामृत में, यानी कह सकते हैं आप कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो जलवायु है, उसको हानि न पहुंचे ऐसी पहलों को भारत ने पंचामृत के नाम से पेश किया था। देखते हैं क्या क्या है। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करना। दूसरा क्या है, 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकता का 50% हिस्सा अक्षय ऊर्जा से पूरा करना। 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी करना। चौथा है, 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था के कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करना। पांचवा है, वर्ष 2070 तक नेट जीरो निवल शून्य के लक्ष्य को हासिल करना। आई होप सब समझ गए कि पंचामृत क्या है। ओके, सो भारत का यह इनिशिएटिव है पंचामृत का, भारत आज भी इस पे काम कर रहा है। सो आप कह सकते हैं, आप इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है हर वो क्रियाकलाप पर बात करता है जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, हमारी प्रकृति को नुकसान ना पहुंचे और सतत विकास हमारा सक्षम हो। ओके, चलिए एवरीवन, ये मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसको रीड किया था। मुझे लगा कि क्योंकि मैं पिछला ईयर का पेपर भी देखा था, तो मुझे लगा कि यहाँ से क्वेश्चंस की जो संभावना है उतनी ज़्यादा नहीं बन पाएंगी। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज़ इसको आप एक बार ज़रूर देख लेना, ज़रूर इसको आप इस पर माइंड करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। नेक्स्ट है जलवायु शमन और अनुकूलन, ठीक है। सो क्लाइमेट मिटिगेशंस एंड एडॉप्शन, सो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना, ठीक है। यहाँ पर बात कही गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछले साल भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ था, तो इसको भी आप प्लीज़ देखना। और मैं कहूँगा कि जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग है ना, इसको अगर एक बार गूगल कर सको आप, तो गूगल पे ज़रूर इसको आप सर्च करके एक बार बिल्कुल एक कन्फर्म कॉन्सेप्ट को अपने पास रख लेना। यहाँ पर चलिए बात करते हैं, ठीक है। सो केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना में सुधारों की घोषणा की है। सो ये जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना है क्या है? सो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग जो योजना है कि शुरुआत 2023 में हुई थी, ठीक है। और यह योजना के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग बाजार स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। और इसके तहत घोषणा पहली बार ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत की गई थी, ठीक है। इसे ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 द्वारा संशोधित किया गया था। ये महत्वपूर्ण है, देखिए एग्जाम में ना यहाँ से मामला बन सकता है। ये जो 1 2 और जो 3 लाइन है, इसको प्लीज़ आप रट लो। संसद ने भारत में कार्बन बाजार स्थापित करने और कार्बन ट्रेडिंग योजना निर्दिष्ट करने के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 लाया था। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है ये 2022 वाला। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2022 वाला जो संशोधन है किसमें संशोधन करेगा, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करेगा, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसको आप याद रखना। कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन पर कीमत लगाने का एक उपकरण है। यह उत्सर्जन को कम करने के समग्र उद्देश्यों के साथ साथ कार्बन क्रेडिट के व्यापार की अनुमति देता है। ओके, समझ गए? चलिए, सो जो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग है, एक राष्ट्रीय संचालन समिति अर्थात इंडियन कार्बन मार्केट गवर्निंग बोर्ड का गठन किया जाएगा। विद्युत मंत्रालय के सचिव इसके पदेन अध्यक्ष होंगे, जबकि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव इसके सह अध्यक्षता करेंगे। यह समिति भारतीय कार्बन बाजार के कार्यों को शासित करेगी और उनकी देखरेख में काम करेगी। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
कार्बन बाजार का प्रशासक होगा। ओके, तो मोटा मोटा जो चीज़ें यहाँ पर निर्धारित, हालांकि अभी कुछ ज़मीनी स्तर पर अगर इसकी अभी नहीं लागू है, ज़मीनी स्तर पर कुछ इसका प्रैक्टिकल नहीं दिख रहा है, लेकिन जो चीज़ें पहले से निर्धारित हो चुकी हैं, इसका अध्यक्षता कौन करेगा, सह अध्यक्षता कौन करेगा, इसका प्रशासक के तौर पे कौन बॉडी काम करेगी, तो जो पहले से डिफाइंड हो चुके हैं उसको प्लीज़ आप माइंड करते रहना। ठीक है, क्लियर। एक यहाँ पर वर्ड आता है कार्बन फुटप्रिंट। सो मानव गतिविधि द्वारा उत्पादित ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कुल मात्रा को हम कार्बन फुटप्रिंट से समझ सकते हैं। तो ये भी काफ़ी चर्चा में बना रहता है कार्बन फुटप्रिंट, तो ये भी आप याद रखना। कार्बन बाजार के बारे में अगर बात करें तो कार्बन बाजार एक ऐसी व्यापारिक प्रणाली है जहां कार्बन क्रेडिट्स या भत्ते खरीदने या बेचे जाते हैं। कंपनियां या व्यक्ति अपने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की भरपाई के लिए कार्बन बाजार का उपयोग कर सकते हैं। वे ऐसे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हटाने या कम करने वाली संस्थाओं से कार्बन क्रेडिट की खरीद करके कर सकते हैं। एक कार्बन क्रेडिट एक प्रकार का व्यापार योग्य परमिट है। यह वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के बराबर होता है। कार्बन ट्रेडिंग की शुरुआत 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा किया गया था। महत्वपूर्ण है, ये भी आप याद रखना, वैश्विक स्तर पर इसकी शुरुआत तो 1997 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ। सो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने मेरी लाइफ ऐप लॉन्च किया है। याद रखना, मेरी लाइफ। सो इसे जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और उसे सुगम बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह निम्नलिखित 5 विषयों के तहत लाइफ से संबंधित कार्यों की एक श्रृंखला में भागीदारी का अनुभव प्रदान करता है। क्या क्या? ऊर्जा बचाओ, जल बचाओ, एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करो, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाओ और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाओ। ओके, तो मिशन लाइफ क्या है, मेरी लाइफ ऐप क्या है, किस मंत्रालय के तहत इसको लॉन्च किया गया है, क्या इसका मोटिव है, ये 5 उद्देश्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, मिशन लाइफ के बारे में बात करें तो मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक कार्रवाई को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री ने ग्लासगो में UNFCCC के COP26 पक्षकारों का सम्मेलन में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। नोडल मंत्रालय की बात करें इसका तो राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एवं कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। उद्देश्य क्या है? सो मिशंस लाइफ के विजन को वास्तविकता में बदलना, जो स्पष्ट तौर पर देखे भी 2022 से 27 के दौरान पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण के लिए व्यक्तिगत एवं सामूहिक कार्रवाई हेतु कम से कम 1 अरब भारतीयों तथा अन्य वैश्विक भारतीयों को लामबंद करना इसका उद्देश्य है। भारत में कम से कम 80% गांवों और शहरी स्थानीय निकायों को 2028 तक पर्यावरण के अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। व्यक्तियों और समुदायों की ऐसी जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना जो प्रकृति के अनुकूल हो, उसे नुकसान न पहुंचाए। ऐसी जीवन शैली अपनाने वाले व्यक्तियों और समुदायों को प्रो प्लैनेट पीपल का दर्जा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, पूछ ले कि प्रो प्लैनेट पीपल। ठीक है, तो थोड़ा सा आप इसको माइंड रखना। लाइफ के 7 थीम: ऊर्जा की बचत करें, पानी बचाएं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करें, संधारणी जीवन शैली अपनाएं, कम से कम अपशिष्ट का उत्पादन करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, ई अपशिष्ट का उत्पादन करें। ओके, तो थोड़ा सा मोटा मोटा आप इसको याद रखना। ओके, चलिए नेक्स्ट है राइट टू रिपेयर। राइट टू रिपेयर, ये पिछले 3 से 4 सालों से यह मामला चल रहा है। बहुत सारी ऐसी ब्रांडेड, विश्वसनीय, बहुत वैश्विक लेवल की जो कंपनियां हैं जो कि इसका विरोध करती हैं, क्योंकि उनका कहना है कि राइट टू रिपेयर से होगा क्या कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारी जो क्वालिटीज़ हैं डिवाइस की,
वो लोगों तक पहुंच जाएगा, या ये भी कहा जा सकता है कि हमारे जो क्वालिटीज़ है ब्रांड की वो मेंटेन नहीं हो पाएगी अगर हम सबको अधिकार ये दे देते हैं रिपेयर का। तो चलिए उस पर बात करते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग से संबंधित एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग के बारे में अगर बात करते हैं, इसका जो लक्ष्य है भारत को विश्व का रिपेयर केंद्र बनाने का इसका लक्ष्य है। ओके, और इसके तहत दोषपूर्ण क्षतिग्रस्त इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को इंडियन रिपेयर सर्विस संगठनों को आउटसोर्स कर दिया जाएगा और वहां इन उपकरणों को रिपेयर, नवीकरण और सटीक तरीके से काम करने लायक बनाकर इसकी अधिकतम कार्यक्षमता सुनिश्चित किया जाएगा। राइट टू रिपेयर, सो यह उपभोक्ताओं को उनकी पसंद के अनुसार अपने उपकरणों की मरम्मत करने या करवाने में सक्षम बनाना है। हालांकि विनिर्माता अपने उपकरणों की अन्य संस्थाओं द्वारा मरम्मत को बढ़ावा नहीं देते हैं। भारत में की गई पहलों की अगर बात करें तो उपभोक्ता मामलों के विभाग ने संधारणी उपयोग के माध्यम से मिशन लाइफ को बढ़ावा देने के लिए राइट टू रिपेयर की एक समिति का गठन किया है। इन फ्रेमवर्क के लिए निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है। अभी के लिए किस पे काम करने की बात कही गई है? सो कृषि संबंधी उपकरण को राइट टू रिपेयर के लिए अंतर्गत लाना, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, उपभोक्ता वस्तुएं, ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल उपकरण के लिए। उपभोक्ता मामलों एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है। राइट टू रिपेयर पोर्टल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर, ये भी आप याद रखना, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर ओके को अवसर पर लॉन्च किया गया था। पोर्टल पर उत्पादन या विनिर्माता ग्राहकों के साथ उत्पादन विवरण के मैनुअल को साझा करेंगे। इससे ग्राहकों किसी उत्पादन को मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय तीसरे पक्ष द्वारा स्वयं रिपेयर कर सकते हैं। देखिए यही मेन मुद्दा था कि जो नामी गिरामी ब्रांडेड कंपनियां हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम सबको रिपेयर का अधिकार दे देते हैं, कहीं पर भी किसी डिवाइस को बात करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी की डिमांड हमसे करेंगे, हमसे उसके बारे में जानना चाहेंगे। सो हमारी जो क्वालिटीज़ है वो मेंटेन थर्ड पार्टी नहीं कर पाएगी, जिससे हमारे ब्रांड का नाम गिरेगा। ओके, तो बहुत सारी ऐसी बातें कही गई थी। तो मोटा मोटा इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या है, किस मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है, किन किन पहलों पे बात यहाँ पर करी गई है। ठीक है, प्रारंभ में मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, टिकाऊ वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरणों को इसके अंतर्गत लाने की बात कही गई है। किसके? राइट टू रिपेयर के। ओके, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र। ठीक है, सो क्या है यह? सो ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, CBAM, सो एक नीतिगत साधन है। इसका प्रयोग यूरोपीय संघ के देशों में आने वाली कार्बन गहन वस्तुओं के उत्पादन के दौरान उत्सर्जित कार्बन पर उचित शुल्क आरोपित करने के लिए किया जाएगा। साथ ही इसके तहत गैर यूरोपीय संघ देशों में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत आयातकों को यूरोपीय यूनियन के कार्बन मूल्य निर्धारण नियमों के समतुल्य कार्बन प्रमाण पत्र खरीदना होगा। यदि गैर यूरोपीय संघ उत्पादक अपने संबंधित देशों में पहले से ही उत्सर्जन शुल्क का भुगतान कर चुके हैं तो यूरोपीय संघ में आयातक जो हैं वह जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, में देयता में कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके तहत रिपोर्टिंग 1 अक्टूबर 2023 से शुरू होगी। 1 जनवरी 2026 से इसके निर्धारण चरण में भी इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा इसको याद रखना। एक प्रकार से जो यहाँ पर सामान बेचे जाएंगे वहाँ पर एक लाइसेंस व्यवस्था ये कर रहे हैं कार्बन के उपरांत में। ठीक है, इसका ना बहुत बार विरोध भी किया गया था। कहीं ना कहीं एक प्रकार से टैरिफ का काम करेगा ये, कि आप अगर सीधे तौर पर अगर चाहते हो कि हमारे देश में किसी देश का जो उत्पाद वस्तु है वो न आए, तो आप उसको इनडायरेक्टली ऐसे टैरिफों को अगर लगा देते हो तो कहीं ना कहीं उनके आयात में प्रतिबंध लगेगा। इस पे क्रिटिसाइज में कुछ ऐसी बातें यहाँ पर कही गई थी। ठीक है, तो थोड़ा मोटा मोटा इसको आप याद रखना। ओके, सो फिट फॉर 55 क्या है? सो फिट फॉर 55 यूरोपीय संघ द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य है। इसके तहत
2030 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर में कम से कम 55% कम करना है। साथ ही 2050 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना है। यूरोपीय संघ द्वारा अपनाए गए जो अन्य कार्बन बाजार सुधार हैं, सो सामाजिक जलवायु कोष के तहत, उत्सर्जन व्यापार प्रणाली के सुधार के तहत, तो ऐसे जो मोटे मोटे मैटर है उनको याद रखना। मेन यहाँ पे जो मामला है, ठीक है, वह जो कार्बन सीमा समायोजन है, CBAM, इस पर थोड़ा सा माइंड करना, ठीक है, कि एक प्रकार से टैरिफ का ही काम करेगा। इसको आप प्लीज़, अगर आप चाहते हो बहुत इस पर डीप बात करना, तो गूगल से एक बार इसको आप ज़रूर देख लेना कि आखिर ये काम कैसे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है जलवायु के लिए ऋण स्वैप, डेबिट फॉर क्लाइमेट स्वैप। ओके, सो जलवायु के लिए ऋण स्वैप के बारे में अगर बात करें तो जलवायु के लिए जो ऋण है, DFC स्वैप एक प्रकार का ऋण स्वैप है। इसके तहत ऋणी देश अपने वाय ऋण का विदेशी मुद्रा भुगतान करने के बजाय अपने ही देश में जलवायु परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए स्थानीय मुद्रा में भुगतान करता है। यह कार्य ऋणी और ऋणदाता के मध्य आपसी रूप से सहमत शर्तों के तहत किया जाता है। इसका पहली बार उपयोग लैटिन अमेरिका ने 1980 के दशक में किया था। महासागरों के संरक्षण के लिए दुनिया के पहले और सबसे बड़े डेब्ट स्वैप पर इक्वाडोर ने 2023 में हस्ताक्षर किए थे। भारत आज तक किसी भी डेब्ट फॉर नेचर स्वैप में शामिल नहीं हुआ है। ऐसे स्वैप्स में शामिल अन्य देश जो हैं वो ब्राज़ील, मेडागास्कर, फिलीपींस आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोत परिवहन द्वारा होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना। ओके, सो पोत परिवहन उद्योग द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, इसकी मानवजनित ग्रीन हाउस उत्सर्जन में 2.89% की हिस्सेदारी है। ये महत्वपूर्ण है, इसको प्लीज़ आप याद रखना कि जो पोत परिवहन उद्योग है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, इसकी मानवजनित जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है, मानव के द्वारा उत्सर्जित की ग्रीन हाउस गैसों में जो पोत परिवहन उद्योग है, इसका जो भागीदारी है वह 2.89% ग्रीन हाउस गैसेस का प्रतिभागिता है। ये भी आप माइंड रखना। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, ब्लैक कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड शामिल हैं। ओके, क्लियर। उत्सर्जन कम करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी, सो क्लोज्ड लूप स्क्रबर, इसके तहत निर्गत गैसों को स्वच्छ करने के लिए क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ समुद्री जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें सेलेक्टिव कैटलिस्ट रिडक्शंस, सो यह नाइट्रोजन ऑक्साइड के टेलपाइप उत्सर्जन को लगभग शून्य स्तर पर पहुंचा देता है। इसमें नेक्स्ट है स्लो स्टीमिंग, सो इसके तहत मालवाहक पोतों में ईंधन की खपत और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उनकी गति को जानबूझकर कम किया जाता है, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने इस पे देख लिया। सो पोतों के उत्सर्जन को कम करने के लिए जो अन्य उपाय हैं, भारत की अगर बात करें तो पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने हरित बंदरगाह के लिए हरित सागर दिशा निर्देश 2023 जारी किया है। भारत IMO की ग्रीन वाइज 2050 प्रोजेक्ट के तहत चुना जाने वाला पहला देश है। मैरीटाइम विजन 2030 में यह संधारणी समुद्री क्षेत्र की परिकल्पना की गई है। कुछ बंदरगाहों को हाइड्रोजन हब के रूप में विकसित किया जाएगा। बंदरगाह 2030 तक हरित हाइड्रोजन के प्रबंधन, भंडारण और उत्पादन में सक्षम होंगे। केंद्र सरकार ने 2030 तक देश के हरित पोत परिवहन और वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टग ट्रांजिशंस प्रोग्राम GTTP शुरू किया है। विश्व के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो हरित पोत परिवहन गलियारे के लिए क्लाइड बैंक घोषणा पत्र की बात कही गई। भारत इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है। संधारणी समुद्री परिवहन के लिए वित्त पोषण गोलमेज पहल, सो यह IMO, यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा विश्व बैंक की संयुक्त एक पहल है। नेक्स्ट है इसमें वैश्विक समुद्री प्रौद्योगिकी सहयोग केंद्र MTCC नेटवर्क, सो इसमें यूरोपीय संघ और IMO द्वारा आरंभ इसको किया गया है, ठीक है। महत्वपूर्ण हमारे लिए है कि यहाँ पर देखिए भारत प्रतिभागी नहीं, में भी यहाँ से पूछा जा सकता है। बाकी जो भारत के द्वारा जो पहल किए गए हैं इस पे जरूर आप
माइंड करोगे। ठीक है, क्लियर। जलवायु संबंधी अन्य शब्दावली और सुर्खियाँ। सो भारत जलवायु ऊर्जा डैशबोर्ड ICED 3.0। सो हाल ही में नीति आयोग ने इंडियन क्लाइमेट एनर्जी डैशबोर्ड 3.0 जारी किया है। किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप माइंड रखना। अगर हम बात करें तो यह सरकार द्वारा प्रकाशित स्रोतों के आधार पर ऊर्जा क्षेत्रक जलवायु संबंधी आर्थिक डेटा सेट पर वास्तविक समय आधारित डेटा के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है। यह भारत की स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में हो रही प्रगति की निगरानी में बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। ओके, कार्बनीकरण। सो नीति आयोग ने टुवर्ड्स डिकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट 2023 ये स्टार्ट टेक ऑन सेक्टोरल एम्बिशंस इन टू G20 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। भारत का कुल जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन है 1990 से 2019 के बीच में जीवाश्म ईंधन के दहन से होने वाले उत्सर्जन में 330% की वृद्धि हुई थी। अलग अलग गतिविधियों से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाने या वायुमंडल में CO2 के उत्सर्जन को कम करने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहा जाता है। तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखना कि जो डीकार्बनाइजेशन है होता क्या है। सो अलग अलग तौर तरीके से अलग अलग टेक्निक से जो इन्वायरमेंट में जो CO2 है, ठीक है, उसको हटाने की प्रक्रिया की बात यहाँ पे कही गई है। G20 देश वर्तमान वैश्विक CO2 उत्सर्जन के 80% से अधिक उत्सर्जन और वैश्विक परिवहन उत्सर्जन के लगभग 70% के लिए उत्तरदायी है। ये महत्वपूर्ण है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि G20 जो देश हैं, G20 देश के जो मेंबर हैं, अगर उनकी पूरे मेंबरों की बात की जा रही है, सो वर्तमान वैश्विक जो CO2 उत्सर्जन है कि 80% से अधिक उत्सर्जन और वैश्विक परिवहन उत्सर्जन के लगभग 70% के लिए उत्तरदायी हैं। तो ये भी आप मोटा मोटा याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इसमें सुर्खियों में रही संस्थाएं संगठन। सो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। ओके, UNEP। सो देखिए, सो यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्राधिकरण है। यह एक वैश्विक पर्यावरण एजेंडा स्थापित करने और सतत विकास कार्यक्रम के दक्ष कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में संलग्न है। उत्पत्ति की बात करें तो जून 1972 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। यहाँ से मामला आ चुका है। इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 के परिणाम स्वरूप गठित किया गया था। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। सदस्यता की बात करें तो भारत सहित 193 देश सदस्य हैं। बजट एंड प्रोग्राम ऑफ वर्क की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम सभा UNEP के बजट एंड प्रोग्राम ऑफ वर्क को अनुमोदन प्रदान करती है। ठीक है, और जो वित्त पोषण है सो UNEP अपनी 95% आय के लिए स्वैच्छिक अंशदान पर निर्भर है। याद रखना, महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, पर्यावरण कोष UNEP का मुख्य कोष है। ओके, क्लियर। सो यहाँ पर IPCC की भी बात हुई है। सो जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल्स ऑन क्लाइमेट चेंज है, यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य में आने वाले खतरा का आकलन करता है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। और इसको जो स्थापित किया गया है, ठीक है, तो UNEP और WMO के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। IPCC का जो स्थापना है वह UNEP प्लस WMO के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की बात करें तो इसकी UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा संयुक्त रूप से मेजबानी की जाती है। UNEP द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को दुनिया भर में भवन निर्माण कार्यों के कार्बन फुटप्रिंट का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा मोटा मोटा याद रखना। UNEP के तहत प्रमुख बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौतों की अगर बात करें तो UNEP के तत्वावधान में कुल 15 पर्यावरणीय समझौते हैं। ठीक है, मुख्य पे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, जो पहला है न्यू जीवों एवं वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशंस, इसको CITES के नाम जानते हैं, 1972। दूसरा है
वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन CMS या इसको वान कन्वेंशन के नाम जानते हैं 1979। तीसरा क्या है, ओजोन परत के संरक्षण पर वियना कन्वेंशन 1985। चौथा क्या है, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण और इसके निपटान पर बेसल कन्वेंशन 1989। पांचवा है जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD के नाम से जानते हैं इसको 1992। छठवां है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर रॉटरडैम कन्वेंशंस, ये 1998। सातवां है स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001 में सहमति बनी। आठवां है पारा मरकरी पर मीनामाता कन्वेंशंस 2013। एवरीवन, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे ना, यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं संघ लोक सेवा आयोग में, ठीक है, स्टेट पीसीएस में भर भर के यहाँ से मामला आता है। सो याद रखना UNP के तहत प्रमुख बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौते, यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या है, इसको किस नाम से जानते हैं और ये किसके लिए बनाया गया है, बस इतना आप याद रख लो। अगर बाकी चीज़ें याद नहीं रख पाते हो, जैसे मान के लिए कि मीना माता कन्वेंशन से 2013, सो क्या ये मरकरी के लिए किया गया था, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2001, सो ये स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर नियंत्रण के लिए बात करता है। तो ऐसे ऐसे मोटा मोटा आप याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, यहाँ से पूछा जा सकता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी है। यह पृथ्वी के जलवायु की स्थिति तथा महासागरों तथा जलवायु के साथ इसकी अंतरक्रिया पर संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक संस्था है। उत्पत्ति की बात करें तो यह वर्ष 1950 में WMO कन्वेंशंस का अनुसमर्थन मिलने के बाद स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से। तो प्लीज़ इसको आप याद रखना, यहाँ से मामला पूछा जा सकता है, इसको आप स्टार में रूप में रख लो, ठीक है। भारत सहित इसमें 193 सदस्य हैं, ठीक है। UNEP द्वारा जारी की गई हालिया रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो द स्टेट्स ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट ये पब्लिश की गई है। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, वैश्विक जल संसाधन की स्थिति 2022 रिपोर्ट, ठीक है। और अन्य जो रिपोर्टें हैं ग्लोबल क्लाइमेट 2021 से 20 रिपोर्ट, स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज रिपोर्ट 2023, ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच, एयर क्वालिटी एंड क्लाइमेट बुलेटिन, ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2023-27, ठीक है। तो थोड़ा मोटा मोटा इसको देख लेना। एवरीवन, विजन PT इन्वायरमेंट का पार्ट पहला यहाँ पे समाप्त होता है। मैं ऑलरेडी इसको पहले से इम्पॉर्टेंट टॉपिकों को अंडरलाइन कर लिया था ताकि आपका समय, मेरा समय बचाया जा सके। एवरीवन, प्लीज़ आप इस मैगज़ीन को चाहे जिस भी माध्यम से आप इसको कवर कर लो। अगर आपको UPSC CSC का पेपर देना है, साथ ही साथ जिस भी आप स्टेट पेपर देना चाहते हैं, ये पूरे एक साल के करंट अफेयर को बहुत तरीके से कंपाइलेशंस के साथ विजन IAS देता है। तो आई होप सो कि विजन IAS का हम सबको आभारी होना चाहिए विजन IAS का कि एक इतना बेहतरीन कंटेंट वो दे देते हैं ताकि हमें बहुत ज़्यादा प्रयास न करना पड़े रिसोर्स को इकट्ठा करने में, देखने में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग। चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले सेगमेंट में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।